कहते हैं कि ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है, ज़िंदगी जीना आसान बनाना पड़ता है। अभी कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके। आज हमारे साथ है RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के चेयरमैन सर डॉक्टर धर्मेंद्र जी। साहब नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है जी कि आपके साथ में एक रूबरू होने का हमारे पास एक मौका मिला है, और इसी मौके को हम लोग एज ए एडवांटेज के रूप पे हम लोग लेते हैं सर। लार्जेस्ट मेडिकल कैंप और कम से कम 3-3.5 करोड़ लोगों को इलाज करना और 1 लाख लोगों के ऊपर सर्जरी करवाना ये कोई आसान काम नहीं है। कोविड का जैसा महामारी जो है उस टाइम पे भी इतना कुछ काम करना एक आम इंसान का बस की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब आप कैसे करते हैं? आज बोलते हैं कि जान है तो जहान है जी। फिट रहना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, वर्ल्ड के हर व्यक्ति का नैतिक जिम्मेवारी है। हम कहते हैं कि हमें ऊपर वाला एक मनुष्य के रूप में भेजता है, उसका काम में भेज देना, फिट रखना, रहना, ये हमारी खुद की एक नैतिक जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए इंसान को वो हर मापदंड को अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी चीज़ को लोग अपने दूसरी समय में अपने आप को व्यस्त होने के कारण से स्वास्थ्य पे कम ध्यान दे पाते हैं, जिसके चलते बहुत सारी मल्टीपल बीमारियां उनके सराउंडिंग घूमती रहती हैं। वो किसी न किसी रूप में उनके अंदर जा करके, चाहे TB हो गया, जॉन्डिस हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोरोना भी आप लोगों ने देखा, जिसके चलते लोग समय से पहले ही बीमारियों के चंगुल में आकर के लोग कैजुअल्टी का शिकार हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं और मेरी टीम ने सोचा कि मैं इस दुनिया को फिट करने के लिए, लोगों को स्वस्थ करने के लिए हमारी तरफ से एक मुहिम चलाया जाए, जिसका नाम रखा हम लोगों ने स्वस्थ ज़िंदगी महाआरोग्य शिविर। इसी महाआरोग्य शिविर के दौरान बीते 26 सालों के अंदर 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा मुहैया करा करके, 96,000 से ज़्यादा लोगों को सर्जरी करा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के GDP रेट को एक अपग्रेड करने का काम हमारे संस्था ने किया है। बराबर। के साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है RK HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत देश हमारा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जर्नी जहाँ तक हमारे समझ है, जहाँ तक हमने आपका स्टडी किया हुआ है, शायद 1998 से आपने चालू किया है। ठीक। उन दौरान आपका स्ट्रगल कैसा रहा? एक तरीके से मैं स्ट्रगल ही बोलूँगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब आप रेडी करते हो या तैयारी करते हो, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग का पीरियड में जो आप आज कर रहे हो, वो तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एक तरीके के ऑटो पायलट में अभी चल रहा है, जो भी है, लेकिन वो टाइम पे जब आपने चालू किया तभी का आपको कुछ एक्सपीरियंस बताइए हमें। 1998 में एक जामनगर में मैं था, वहाँ एक बहुत बुरा एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा और एक बहुत बड़ी हादसा हमारे सामने हुई, जो मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल नहीं जाऊँगा। वो हमारी लाइफ को चेंज कर दिया और तब से हमने डिसाइड किया कि इस तरह के हादसे फिर से किसी की लाइफ में दोहराई नहीं जाए, इसमें मेरा क्या रोल हो सकता है। तो ये हमने अपने मेडिकल टीम को बुला करके और हमने कोशिश की कि इस तरह की चीज़ें दोहराई नहीं जाए, तो हमने एक छोटे से हेल्थ कैंप लगाने की प्लानिंग की कि मतलब उन दिनों में एंड कोई भी चीज़ शुरुआत एक छोटे लेवल से ही होती है और करनी भी चाहिए। एंड ये 1998 से हमने शुरू की
एंड छोटे से पहले हमने 100 पेशेंट को देखने से शुरुआत की एंड वो सिलसिला आगे बढ़ते गया। डॉक्टर साहब, वो टाइम पे आपका जो स्टार्टिंग में जो पहला आपने जो कैंप लगाए थे, वो कैंप का रिस्पांस कैसा रहा आपको? देखिए, हिंदुस्तान में कैंप का रिस्पांस अच्छा ही होता है, लेकिन मैं ये भी एक शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक वो भी कैंप लगाया था सिर्फ HIV को लेकर के, जिसमें हमने 40 डॉक्टर बुलाए थे, एक भी पेशेंट नहीं आया। हाँ जी। क्योंकि वो उस वक्त HIV का इतना बड़ा टैबू था, जिस हिसाब से अभी जो हम लोगों ने कोरोना को झेला है, वैसे इससे ज़्यादा भयावह डिजीज़ मान करके लोग, अगर किसी को HIV हो गया तो लोग 4 घर इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं, और लोग नहीं चाहते हैं कि HIV का पेशेंट हमारे बीच में रहे। यही एक कारण था, एक महिला HIV ग्रसित होने के कारण से लोगों ने, गांव के लोगों ने मेरे आंखों के सामने उस महिला को रोड पे मार डाला, और ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि इस तरह के हादसा फिर से मैं देखना नहीं चाहता हूँ, इस पर कैसे काम किया जाए। तो आपका झुकाव इस तरफ बढ़ा जी, और हमने तब से शुरुआत की एंड आज एवरीडे 50 से ज़्यादा कैंप करके हिंदुस्तान को अलग अलग हिस्से में, उस इंटीरियर में जा कर के जहाँ के आमतौर पे डॉक्टर कम जाना पसंद करते हैं सुविधा नहीं होने के कारण से, तो वहाँ इस तरह के प्रतिदिन कैंप करके, और हमारी कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान को हम एक स्वस्थ हिंदुस्तान कैसे बना सकें। कहते हैं कि बाहर से इंसान बहुत फिट रहता है, लेकिन अंदर से जो अंदरूनी है, वो जब तक आप उसका टेस्ट वगैरह आप कर नहीं पाओगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो एक आम इंसान का एक टारगेट है, जो इतना कमाता नहीं, जो टेस्टिंग के लिए जो अपना जो पैसा है इतना खर्च करने का उसके पास कैपेसिटी नहीं रहता है, तो आपने वो सोच के आपने ये कैंप चालू किया, या आपको इससे क्या रिस्पांस मिला लोगों का? देखिए, हिंदुस्तान में हेल्थ के प्रति एक अवेयरनेस बहुत कम है, अच्छी तरह एग्जामिनेशन नहीं करा पाते हैं, और जो सीजन चलती है जैसे कोरोना हो गया, इबोला हो गया, या इस तरह से स्वाइन फ्लू हो गया, इस तरह के जो पेंडेमिक आते हैं, पेंडेमिक में लोग ऐसे ही जा कर के मेडिकल स्टोर में जो मेडिसिन लेते हैं और ले करके, और तब तक अंदर की जो बीमारी, कोई अगर बड़ी बीमारी होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, इतनी बड़ी लेवल पे हो जाती है कि उसको कमांड करना, उसको संभालना मुश्किल होता है, तो अल्टीमेटली लोग मृत्यु में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़ी कैजुअलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है आपका जो ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए बहुत आपने मशक्क़त किया रहेगा, या बहुत आपने इसका पीछे काम किया रहेगा, और आपने ये सोच के कभी किया नहीं रहेगा कि मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए। वो सोच के तो डेफिनेटली आपने काम नहीं किया रहेगा। आपका एक मुद्दा लेके आपने काम किया हुआ है हमेशा, जहाँ तक हमने आपका बारे में पढ़ा है। देखिए, मैं वर्ल्ड का बिगेस्ट मेडिकल कैंप में RK शाइबी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर हमेशा से, जबकि तो तभी देखा जाता था कि इस लेवल का कैंप अभी तक कहीं नहीं हुआ। तो एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि मैं इस आपके कैंप को मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करना चाहता हूँ। पूरा भारत देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ये मेडिकल कैंप में इतना बड़ा हमारा इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गिनीज बुक में दर्ज दिया गया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक जानना चाहूँगा, आजकल का जो यंगर जनरेशन है, जिस हिसाब से फिटनेस को लेके कॉन्शियस है, चलो फिटनेस को लेके कॉन्शियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए। तो व्यायामशाला तो एकदम प्योर, जैसा ऑर्गेनिक हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनिक टाइप का व्यायामशाला था। लेकिन आजकल टेक्निक चेंज हो चुका है, बहुत सारा मशीन्स आया हुआ है, बहुत सारा चीज़ आ चुका है। कभी कभी ऐसा सुनने को भी आता है कि लोग जो अपना फिजिकल में इतना घुस जाता है कि उसमें स्टेरॉइड का जैसा जो पदार्थ अपने को वो लोग कंज्यूम कर लेता है। तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है डॉक्टर साहब? तो आज अडल्ट्रेशन बहुत बड़ी एक समस्या है हिंदुस्तान के लिए। जो व्यायामशाला के अंदर जो प्रोटीन देते हैं, स्टेरॉइड संबंधित प्रोटीन देते हैं, उसको लोग अपनी बॉडी को ट्यून अप करने के लिए लोग उसको खाते हैं, बट वो उसका उनके पास मापदंड नहीं होता है। एंड स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है कि एक बार हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आइदर उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, और उसके साथ उसको मेंटेन करने के लिए जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं,
वो समय से लेना पड़ता है शरीर को मेंटेन रखने के। अगर हम नहीं लेते हैं तो स्टेरॉइड हावी हो जाती है और हमारे हार्मोन्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर से कहना है कि इस तरह की चीज़ों को बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। बराबर है, बराबर है। जैसे हम आज स्ट्रेस एंड अडल्ट्रेटेड फूड एंड फ्रूट्स, ये जो है ना, ये आज हमारे यंगस्टर जनरेशन के लिए बहुत घातक ये हो रहा है। तो मैं इसमें ये राय दूंगा कि अडल्ट्रेटेड जो प्रोटीन्स है वो नहीं लेकर के हमें थोड़ा सा योगा की तरफ अगर मूव करें तो ये ऑर्गेनिक एक तरह से देखते हैं कि ऑर्गेनिक एक तरह से योगा। बराबर डॉक्टर साहब, इसके लिए तो हमारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो भी उनके लिए बढ़ावा देते हैं योगा के लिए उन्होंने अलग अलग ये बनाया हुआ है कि उसके लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया है। तो डॉक्टर साहब, एक मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपका अगला कदम क्या है? इस साल हमने तकरीबन हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में तकरीबन, इसके बाद हमारा कैंप मध्य प्रदेश में हम एक दिन में 5 लाख ट्राइबल लोगों का हम हेल्थ चेकअप करके उनको स्वस्थ करने की हमने प्लानिंग की है। के साथ साथ हम डिब्रूगढ़ आसाम में भी हम करेंगे। आंध्र प्रदेश के राजामंड्री में भी हमारा टारगेट है कि सीएम के बर्थडे पे एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट दे करके वहाँ भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। साथ साथ गुजरात में हमने 7 कैंप प्लस इसके साथ साथ हमारी टीम बहुत बड़े लेवल पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है कि 2025 तक टीबी को हम कैसे ख़त्म कर सकें, उस मिशन में भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल बढ़ चढ़ करके मिल रहा है और कर रही है कि इस टीबी को ख़त्म करने में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा रोल रहे और हम हिंदुस्तान से टीबी को कैसे ख़त्म कर सकें, ये हम इस पर सतत कार्य कर रहे हैं और हम ख़त्म करने में सतत। वैसे मैं आपको जानना चाहूँगा, एक गरीब आदमी है जिसको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब जैसा हेल्थ को लेके, जैसा हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं लोग, ठीक है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, शायद आप भी मानते हो, हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन एकदम जो गरीब आदमी है जिसको उतना उसके पास आमदनी नहीं है, तो उसको किन किन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और उसका जो चेकअप अगर करने का है, जो आप अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन से फ्री चेकअप वगैरह वो लोग को दे रहे हो, तो उसका वो लोग बेनिफिट कैसा उठाना चाहिए, इनके बारे में ज़रा बोल दीजिए। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि बॉम्बे के जितने भी 5 स्टार से लेकर के 4 स्टार और उसके नीचे तक के जो हॉस्पिटल है मेरे साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे रिक्वेस्ट पे सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। के साथ साथ बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं जो कि मेडिसिन लेकर के हमारे साथ तैयार रहती है। इनके सबके सपोर्ट से हमारी टीम एग्जामिनेशन करती है और मेडिसिन देती है। इसके साथ साथ हम लोग ट्राईसाइकिल, इस कैंप में हम 2000 से ज़्यादा हम ट्राईसाइकिल एंड व्हील चेयर बांटेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम हैं जो एक गरीब लोगों के लिए है जो कि पता नहीं होता, जिसमें ई श्रम कार्ड, पीएम केयर। डॉक्टर साहब, ई श्रम कार्ड क्या होता है? ई श्रम कार्ड जो इनकम टैक्स नहीं भर पाते हैं उनके लिए ये 2 लाख रुपए का ये एक्सीडेंटल पॉलिसी है, जिसमें कि एक्सीडेंट होता है तो भारत सरकार की तरफ से उनके अकाउंट में 2 लाख रुपया आ जाता है ताकि उनको एक सपोर्ट मिले। ये लाइफ टाइम होता है क्या, ये वन टाइम होता है? लाइफ टाइम होता है। मतलब उस जो भी है, अगर समझ लो अगर जाने में कुछ भी अगर होता है तो वो उस सुविधा को कंज्यूम कर सकता है। इसके साथ आभा कार्ड है जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य कार्ड है, जिसमें 5 लाख की फैसिलिटी मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि हर उस व्यक्ति को जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है वो इस कार्ड का लाभ ले सकता है। और बहुत सारे हॉस्पिटल इस सिर्फ इन पैनल हैं जो लोगों को पता नहीं है, वहाँ जा कर के इस कार्ड के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट 5 लाख तक का ट्रीटमेंट करवा सकता है। हम इस मेडिकल कैंप में इसका भी हम बेनिफिट देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों का आई टेस्ट करके हमारा कोशिश है कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों को आँखों की रोशनी हम कैसे बढ़ा सके चश्मे दे करके, और अच्छी से अच्छी ब्रांडेड मेडिसिन दे करके हम उनके कैसे उनके जो छोटे छोटे बीमारी हैं या बड़ी से बड़ी बीमारी हैं उनको मेडिसिन दे करके वेल ट्रेंड फार्मासिस्ट के निगरानी में और वेल ट्रेंड जो 5 स्टार या जितने भी प्रीमियम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनके एग्जामिनेशन के सपोर्ट से हमारी कोशिश है कि हम ये सारी फैसिलिटी दे करके और हम स्वस्थ बॉलीवुड करने में हमारा एक योगदान रहे।
और डॉक्टर साहब जैसा समझ लीजिएगा ये आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जी। अभी आपको इसको भारत सरकार की तरफ से क्या मदद मिलता है इसके अंदर? और ये भी जानना चाहेंगे सर, जितना आपका एक्सपेक्टेशन है, जितना आप काम करते हो और आप काम करना चाहते हो, उतना आपको मुहैया होता है? नहीं, देखिए जिस हिसाब से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है उसके अराउंड 15-20% हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि हम बार्टर में मेडिसिन फार्मा कंपनी जो हमारे काफ़ी सारे यार दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करके हम मेडिसिन का सपोर्ट ले लेते हैं। इसके साथ साथ जितने भी जो सारे डॉक्टर्स हैं जो काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं, उनके सपोर्ट लेकर के वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ आकर के ये करते हैं। उनके सपोर्ट से हम एग्जाम, अदरवाइज अगर वो चार्जेबल अगर हो जाता है हमारे लिए करोड़ों रुपए तो उनमें इन्वेस्ट हो जाएगा, वो चीज़ें हमें काफ़ी फ्री हो जाती हैं। ऐसे बहुत ऐसे डोनर्स हैं जो हमें चश्मे लेकर के आ जाते हैं, व्हील चेयर ट्राईसाइकिल लेकर के आ जाते हैं, या जितने भी पैथोलॉजी हैं जिसमें CVC या EHR BM क्रिएटिनिन के साथ साथ HIV हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुपिंग, सिकल सेल एनीमिया की सपोर्ट फ्री में करवा करके और एग्जामिनेशन करवा करके और डायग्नोसिस करने में उनका बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत सारे डोनर्स, अदरवाइज हमें कम से कम एक कैंप में बड़े अच्छे CSR की ज़रूरत होती है, बट CSR उस लेवल का मिल नहीं पाता है, लेकिन कैंप करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम इस एंगल से अपने जितने यार दोस्त हैं उनके हम बार्टर सिस्टम में हम लेकर के और हम इस कैंप को सफलतापूर्वक हम कंप्लीट करते हैं। आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक पर्सनल तरीके से आपने लिया है और इसका आपका पीछे जो मेहनत है वो अपरंपार है, जिसका कोई हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम लोग दर्शक को या इस बारे में हम लोग बोल नहीं सकते। लेकिन जितना आपने आज तक का काम किया है सर, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि इसके अंदर, या आप क्या सोच के ये कर रहे हो, या क्या आगे का आपका लक्ष्य क्या है, मतलब क्या लेवल तक इसको लेके जाना चाहते हो, कहाँ तक इसको पहुंचाना चाहते हो, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। तो मैं भारत के वो हर व्यक्ति को मैं इस रूप में स्वस्थ देखना चाहता हूँ, क्योंकि कब कौन आदमी एक चाय बेच करके एक इंसान एक प्रधानमंत्री बन सकता है फिट होने के कारण से, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला एक व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता है। तो मैं क्यों नहीं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मैं उस रूप में फिट देखूं, जिसके चलते अगर आदमी फिट है तो हर मुकाम अचीव करना उनके लिए बहुत आसान रहता है। ये आपने सही बोला, आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है सबके लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन जिस हिसाब से उन्होंने जो काम किया, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन सर हम ये भी आपसे इस दैट सेम टाइम जानना चाहते हैं, आपका फिट का राज क्या है? पहले हम ये बताइए। हमेशा लोगों के बारे में सोचना, पॉजिटिव सोच रखना, और मॉर्निंग की जो योगा और थोड़ा सा वॉक होती है, इस सब के सपोर्ट लेकर के, और पॉजिटिव सोच ज़िंदगी के फिट रखने के लिए सबसे बड़ी फिटनेस का राज है। इंसान का सोच होना चाहिए, उसका समझ होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ये सब इंसान के लिए स्वस्थ रखता है। बीमारी का अराउंड 40% से ज़्यादा बीमारी साइकोलॉजिकली होती है, जिसको हमारी सोच पर निर्भर करती है। बहुत सारे चीज़ें आप लोगों ने भी सुना होगा, कैंसर होने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने सपना खो दिया था कि हम रह भी सकते हैं, लेकिन उनके सोच बदल गई और जीने के लिए ठान लिया और कैंसर के ऊपर हावी हो गए, और आज अभी भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हिंदुस्तान में है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारा चैलेंजेस फेस किया रहेंगे ज़िंदगी में, जो जिस आपका कम से कम ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 25 साल से चल रहा है, तो उसका एक दो पहलू हमें बता दीजिए। देखिए, हम हमेशा चाहते हैं हिंदुस्तान हमेशा स्वस्थ रहे, और अगर हिंदुस्तान स्वस्थ, तो आज हम इतना अच्छा हिंदुस्तान के संपदा होने के कारण से, इतना टैलेंट होने के कारण आज पूरे वर्ल्ड को हम देखा जाए तो IT सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, काफ़ी सारे सेक्टर में आज हिंदुस्तान के ही लोग जा कर के, आज आप देख सकते हैं कि आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आज इंडिया में, आज मॉरिशस का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज इंडिया में, आज USA आज वर्ल्ड का एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वो सबको मालूम है। आज वहाँ का मेडिकल सेक्टर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ का प्रेसिडेंट अगर देखेंगे, कार्डियक, न्यूरो, या देखिए कहीं ना कहीं आप इंडिया देखिए, उनके टाइटल लेंगे, तो आज इंडिया के लोग वहाँ जा कर के रूल कर सकते हैं। तो आज
हिंदुस्तान में अगर उनको अगर मेरिट को अगर रखते हैं तो हिंदुस्तान को भी अगर और वहाँ के लोगों को, वहाँ के देश को फिटनेस या स्वस्थ रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उस मेरिट को अगर यहाँ भी अगर हम क्रिएट करते हैं तो हिंदुस्तान कितना आगे जाएगा, हमारे सोच से परे है। सर हम एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जो ऑर्गेनिक फूड का, पहले तो हमने कभी सुना नहीं कि ऑर्गेनिक फूड क्या होता है। हमने तो हमारा जो माँ बाप जो हमें बना के खिलाते थे वही हमें लगता था ऑर्गेनिक फूड है। अभी आजकल ऑर्गेनिक फूड का एक सेक्टर अलग हो चुका है, नॉर्मल फूड का एक सेक्टर अलग हो चुका है। ऐसा क्यों और ऐसा किस वजह से हो रहा है? शायद हमारा पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, या हम इतना हमारा जो देश में इतना मुहैया नहीं करा पाते हम लोग इतना लोगों को, या किस वजह से हो पा रहा है? आप लोगों को मालूम है कि हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति पहले, आज से 40 साल पहले लोग फूड के बिना मर जाते थे, उनको समय से खाना नहीं मिलता था जिसके चलते मर जाते थे। तो एक समय आया कि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से अलग अलग तरह बहुत सारे खाद्य आए, यूरिया के साथ साथ और बहुत सारे फर्टिलाइज़र कंपनियों ने फर्टिलाइज़र ये लेके जो हम देते हैं तो हमारे पैदावार बढ़ जाते हैं। तो पैदावार तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी के ऑर्गन अफेक्ट भी करते हैं। तो आज ऐसा हो कि लोग खाना खा के मरना शुरू करते हैं, क्योंकि ये अडल्ट्रेटेड एक तरह से यूरिया या जितने तरह के जो खाद हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है, लिवर के ऊपर इफेक्ट करता है। ऐसे तमाम ऐसी बीमारियाँ हमारे ऑर्गन है जिस पे अफेक्ट करता है। तो लोगों को ठीक रखने के लिए इस चीज़ से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उससे नहीं हो, उसके लिए एक ऑर्गेनिक जिसमें बिना खाद डाले हुए अलग अलग तरह के क्रॉप्स पैदा करवाए जाते हैं। को अपना डॉक्टर साहब, ये जो कोविड का जो महामारी आया था हमारा देश में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि उन दौरान आपको किस चैलेंज फेस करना पड़ा? आपको उन दौरान आपका जो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए काम करते थे? और देखिए, फेज़ 1 में लोग समझ नहीं पा रहे थे, इवन मेडिकल टीम भी नहीं समझ पा रहे थे इसका कैसे हम टैकल करें। तो और हर शहरों से लोग इतना कंफ्यूज थे कि लोग पलायन करके अपने अपने गांव में जा रहे थे। वहाँ हमारी टीम ने तकरीबन 66 डेज़ के अंदर 1 करोड़ लोगों तक राशन, खिचड़ी, फूड के साथ साथ सैनिटाइज़र, मास्क और मेडिसिन बांटने में कामयाबी हासिल की। डॉक्टर साहब, अभी आज का जो ये ज़िंदगी चल रहा है हमारा, जो फास्ट लाइफ मुंबई में हम लोग बोलते हैं जिसको फास्ट लाइफ बोलते हैं, अभी ये फास्ट लाइफ का, इसमें लोगों को अपना स्वास्थ्य देखने का टाइम रहता नहीं है, ठीक है। अभी वो भागम दौड़ का ज़िंदगी में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक चीज़ है? हर शहर बहुत पॉपुलेटेड होते जा रहा है और पॉल्यूशन भी इतना बढ़ते जा रहा है। एवरी डे आज आपको दिखता है कि इतना पॉल्यूशन है और अडल्ट्रेटेड फूड आज इतने बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ें सबके पास इसके माप जोक के लिए पैरामीटर नहीं होते हैं। जो भी समय पर खाना मिल जाता है उसको खा लेते हैं, बट उसमें कितना अडल्ट्रेशन है कितना नहीं उनको मालूम नहीं होता है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि मॉर्निंग में अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा समय दें, जिसमें थोड़ा सा योगा हो जाए, थोड़ा सा वॉक हो जाए, जिसे हमारी बॉडी को मोबिलाइज करने में और फिट रखने में और इस तरह के अडल्ट्रेटेड फूड से थोड़ा सा मेंटेन रखने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, आने वाला यूथ को, आने वाला जो जनरेशन है हमारा, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हमेशा कोशिश करें कि अडल्ट्रेटेड फूड से बच कर रहें और अपने फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। मॉर्निंग में मिनिमम से मिनिमम 1 घंटे अपने लिए निकालें, किसी न किसी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी पे, चाहे कोई बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो भी हो सके, जो नेचुरल है, हमारे ऑर्गेनिक जो हमारे जो बुज़ुर्गों ने हमें दे करके गए और बहुत ही ऑर्गेनिक ये हैं, उस चीज़ के सपोर्ट लें। मेरे ख्याल से आप हमेशा आप स्ट्रेस होने वाली बीमारियों से फ्री रहेंगे, आप खाने पीने से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उससे आप फिट रहेंगे, आपके जो ऑर्थो संबंधी रिलेटिव जितने हैं उससे आप फिट रहेंगे। तो 1 घंटा मात्र अपने आप पे ध्यान दें और
हर साल के अंदर एक अपने आप में एक बॉडी प्रोफाइल करा करके अपने आप को देखते रहें, ताकि पता चल जाए कि हमारे अंदर किस तरह की चीज़ पैदा हो रही है। तो उसको इनिशियल स्टेज पे उसको हमारे डॉक्टर्स उसको एग्जामिन करके और उसको छोटी से छोटी मेडिसिन दे करके आपको क्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका कीमती वक्त आपको देने के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अविनाश जी। आज मुझे एक बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बात करने की, चर्चा करने का मौका प्राप्त मिला। मैं हमेशा आभारी रहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।